हेलो एंड अ वेरी गुड इवनिंग। आप सभी प्यारे प्यारे बच्चों का वार्म वेलकम करता हूं वाईटी योर इंग्लिश ट्यूटर पे। आज की क्लास टाइम्स ऑफ इंडिया के इस एडिटोरियल पे बेस्ड है। नॉट हु बट व्हाट। अजीब सा टाइटल है ये, लेकिन ये आर्टिकल इतना प्यारा लिखा हुआ है। अगर आपसे कोई पूछे कि जातिगत जनगणना क्यों होनी चाहिए और कोई पूछे क्यों नहीं होनी चाहिए, दोनों ही बातों का जवाब इस आर्टिकल से आपको मिल जाएगा। क्लैरिटी मिलेगी दिमाग में कि कास्ट सेंसस करवाना देश में जरूरी है या नहीं। चलिए, इंफॉर्मेटिव आर्टिकल है, पूरा मजा लेना। ग्रामर को, वोकैब को हर तरीके से हम कवर करेंगे। ढेर सारा आज मटेरियल है अपने पास कवर करने के लिए। क्लास को एक लाइक और एक शेयर देना। जल्दी से क्लास को शुरू करते हैं। आइए कुछ नया सीखते हैं। कह रहा है जी नॉट हु बट वट। इसका मतलब ये है, हमें इस चीज पे जोर नहीं देना कि कौन क्या है। नॉट हु, आप ब्राह्मण हो, बनिया हो, एससी के हो, एसटी के हो, हिंदू हो या मुस्लिम हो, हमें इस चीज पे जोर कम देना है और हमें इस चीज पे ज्यादा देना है बट कि आप क्या हो। आप अमीर हो, गरीब हो, पढ़े लिखे हो या फिर बेरोजगार हो, अनपढ़ हो। तो नॉट हु पे, आइडेंटिटी के ऊपर नहीं जाना है हमें, जाति में। हमें इस चीज के ऊपर जाना है कि कौन सी जाति आगे बढ़ी वास्तव में और कौन सी जाति आज भी पीछे है। चलिए, इंटरेस्टिंग सा टाइटल है, नॉट हु बट वट। अब देखते हैं टाइटल पैराग्राफ को। कह रहे द पॉलिटिक्स ऑन कास्ट काउंट इज क्लियर, इकोनॉमिक यूजफुलनेस इज नॉट। कह रहे जो पॉलिटिक्स है यानी कि राजनीति है, और किस पे? कास्ट की काउंट पे, यानी कि जातिगत जनगणना पे। कास्ट काउंट क्या है? काउंट किया जाएगा एक एक आदमी को जिसकी जो भी कास्ट है। कह रहा है ये पॉलिटिक्स जो है ना वो क्लियर है हमारे सामने, हमें पता है ये पॉलिटिकल मामला है जातिगत जनगणना वाला। कह रहे लेकिन जातिगत जनगणना की इकोनॉमिक यूजफुलनेस जो है, यानी आर्थिक इसके जो फायदे हैं, इज नॉट, वो क्लियर नहीं है, उसके बारे में किसी को नहीं पता। ये करवाई जा रही है और नहीं करवाई जा रही थी सिर्फ पॉलिटिक्स के चक्कर में। इसको करवा लेने से क्या फायदा होगा इसके बारे में किसी को नहीं पता। चलिए, पॉलिटिक्स सब्जेक्ट है, यहाँ पे नाउन है, वर्ब है इसकी इज। पता नहीं प्लूरल नाउन के लिए सिंगुलर वर्ब कैसे लगा दी इसने आज। पॉलिटिक्स में तो पीछे एस लग रहा था और एस लगने के बावजूद वर्ब यहाँ पे सिंगुलर है। इकोनॉमिक यूजफुलनेस दूसरा क्लोज है और वर्ब है इसकी इज नॉट। इज नॉट को ही इजंट लिख दिया जाता है। दोनों वर्ड्स को साथ में लगा दो, बीच का नॉट का ओ हटा दो और यहाँ पे एक अपोस्ट्रोफी लगा दो। इज नॉट, इजंट। चलो, अब सवाल मैंने आपसे पूछ ही लिया। पॉलिटिक्स तो प्लूरल नाउन है लेकिन वर्ब फिर भी सिंगुलर है, तो कौन सा कॉन्सेप्ट आपके कान में बजने लगा इस बात को सुन के? फटाफट से पहले खुद से सोचो, फिर मैं करवाता हूँ आपको, या करवा ही देता हूँ ना। चलो, इस कॉन्सेप्ट को देख लो फटाफट। बहुत सारे ऐसे नाउन्स अंग्रेजी में जो दिखते हैं प्लूरल लेकिन होते हैं सिंगुलर। जनरली जिस नाउन के पीछे एस लगा हो हमें देख के लगता है कि ये प्लूरल ही होगा। जैसे बहुत सारे लड़के हैं तो बॉयज़, बहुत सारी लड़कियां हैं तो गर्ल्स, बहुत सारे स्कूल्स हैं तो स्कूल्स। तो एस 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 देख करके क्या पता लगा ये प्लूरल नाउन्स है। लेकिन अंग्रेजी में कुछ घातक, कुछ छुपे हुए ऐसे नाउन्स भी हैं जिनके एस लगने के बावजूद वो सिंगुलर है। और इसमें पहली कैटेगरी है सारे सब्जेक्ट्स की। पॉलिटिक्स, इकोनॉमिक्स, स्टैटिस्टिक्स, इलेक्ट्रॉनिक्स, ये सारे मैथमेटिक्स, ये सारे सब्जेक्ट्स हैं, यानी कि सारे के सारे डिसिप्लिन्स हैं। पीछे एस भले ही लग जाए लेकिन ये सिंगुलर होते हैं, वर्ब इनको सिंगुलर देनी होती है। सेकंड कैटेगरी है कुछ बीमारियों की, जैसे मीजल्स, मम्स, डायबिटीज, रिकेट्स, एड्स। सारी बीमारियों के पीछे एस लग रहा है लेकिन ये सिंगुलर बीमारियां हैं। डायबिटीज़ का मतलब होता है शुगर या मधुमेह। मीजल्स, मम्स और एड्स आप समझते हैं। कभी भी इनको प्लूरल वर्ब नहीं देनी है। डायबिटीज़ एक अकेली सिंगुलर बीमारी है, ठीक है। रेबीज़ भी, जैसे रेबीज़ के पीछे भी एस लगा हुआ लेकिन बीमारी एक ही है। फिर कुछ स्पेशल नाउन्स हैं, जैसे कि गैलोज। गैलोज का मतलब होता है फांसी का फंदा। एक ही फंदे को गैलोज बोला जाता है, पीछे एस लगा है लेकिन फंदा एक ही है, सिंगुलर वर्ब लेगा। बिलियर्ड्स एक गेम है। समन्स, समन्स का मतलब होता है कोर्ट से बुलावा। आपको अगर कोर्ट में बुलाया जाए गवाही देने के लिए, किसी भी काम के लिए, आप पे केस लगाया जाए, तो जो कोर्ट का समन्स आता है वो सिंगुलर होता है। असमन्स लिखते हैं अंग्रेजी में, अ लगा दो, द लगा दो, लेकिन ये होगा सिंगुलर। तो ये नाउन्स को सबको ध्यान करना, बेसिक्स में अच्छे से सबकी लिस्ट आपसे बनवाई हुई है।
फिर भी देख लो ताकि आप इनको रिवाइज कर सको। अब जल्दी से बढ़ते हैं आगे। आज वोकैबलरी मैं अलग से नहीं करवाऊंगा आपको, साथ में ही करवाऊंगा। पढ़ते पढ़ते ही साथ में आप नीचे वोकैबलरी को देखते जाएंगे। ऑफिस में आजकल सरकारी नौकरियों में भी इतना काम और इतना वक्त आपका लग जाएगा कि आपको प्राइवेट नौकरी जैसा ही फील होगा। सरकार भी आपसे खूब काम लेती है आजकल। तो मेरा भी स्केड्यूल थोड़ा सा टाइट हो रहा है पिछले कुछ दिनों से, फिर भी मैं कोशिश करता हूँ क्लास आपकी मिस ना हो। अच्छा, इसी के साथ में देखिए यूट्यूब पे तो अपनी क्लासेस आ ही रही हैं। इन क्लासेस के साथ साथ अगर स्ट्रक्चर्ड वे में आप अपने एग्जाम की प्रिपरेशन करना चाहो तो मेरी गाइडेंस में आप कर सकते हैं। ऐप के ऊपर YT योर इंग्लिश ट्यूटर ऐप, आपकी अपनी ऐप, कमेंट सेक्शन में इसका लिंक दिया गया है। इंग्लिश अनलॉक्ड कोर्स फुल फ्लेजेड चल रहा है। 10 दिन पहले कोर्स लॉन्च हुआ है। 2025 और 26 का हर एग्जाम का इंग्लिश का पोर्शन इस कोर्स में कवर्ड है। बिल्कुल बेसिक ग्रामर से चलेंगे और आगे बढ़ते हुए रीडिंग तक, कॉम्प्रीहेंशन तक, वोकैब तक और एग्जाम के रेलिवेंट जितने भी क्वेश्चंस होते हैं 125-150 घंटे के इस कोर्स के अंदर सब चीज़ें कवर्ड हो जाएंगी। फायदा ले सकते हैं इस कोर्स का। कोर्स अभी लॉन्च हुआ है। यूज़ करें कूपन अनलॉक्ड को ताकि आपको कम फी के अंदर कोर्स मिल सके। इसी के साथ में ऐप पे आपको मिलेगा हमारा सुपर हिट राइटिंग का कोर्स। इस कोर्स में आपको लिखना सिखाया जाता है 50 घंटे में। सिर्फ काम की बात होती है 50 से 60 घंटे के अंदर किसी भी एग्जाम का राइटिंग का पोर्शन, डिस्क्रिप्टिव का पोर्शन आप यहाँ पे कवर कर सकते हैं। इस कोर्स के साथ साथ आपको मिशन UPSC कोर्स मिलेगा। सिविल सेवाओं के लिए अगर आप माइग्रेशन करना चाहें हिंदी से इंग्लिश में, ऐसे राइटिंग के लिए, प्रेसी के लिए, CSAT के लिए, तो इस कोर्स की मदद से आप खुद को माइग्रेट कर सकते हैं टू इंग्लिश लैंग्वेज। कोई भी क्वेरी हो ऐप से रिलेटेड, ये नंबर है व्हाट्सएप का, इस नंबर पे आप टीम से बात कर सकते हैं। ऐप का लिंक कमेंट सेक्शन में गिवन है। ऑलराइट, शुरू कर लेते हैं। फटाफट देख लो फर्स्ट पैराग्राफ, आराम से दे लो इसको एक रीडिंग और जल्दी से इसका मीनिंग निकालो। खुद से पढ़ो पहले। चलिए, कह रहा है द सेंटर्स डिसीजन टू इंक्लूड कास्ट इनमरेशन इन द नेक्स्ट सेंसस इज नॉट अनएक्सपेक्टेड। कह रहा है सेंटर का जो डिसीजन है यानी फैसला है कि ये इंक्लूड करेगा, शामिल करेगा कास्ट की गणना को, इन्यूमरेशन को, कास्ट की काउंटिंग को। इन्यूमरेशन मतलब किसी चीज़ को नंबर में, देखो इसमें नंबर आ रहा है NUM आ रहा है ना। इन्यूमरेशन यानी किसी चीज़ को नंबर के रूप में एक्सप्रेस करना, किसी चीज़ को काउंट करना। कह रहा है जो सेंटर का डिसीजन है कि वो इंक्लूड करेगा जाति को भी या जाति के इन्यूमरेशन को भी होने वाली अगली सेंसस या जनगणना में जो अभी होगी, ये अनएक्सपेक्टेड बिल्कुल नहीं है। इसकी एक्सपेक्टेशन हमें पहले से थी। और कैसे थी? इट हैड ऑलरेडी सिग्नल्ड इट्स विलिंगनेस लास्ट सितंबर। इट ने यानी सेंटर ने, इट आया यहाँ पे सेंटर गवर्नमेंट के लिए। सेंटर गवर्नमेंट पहले से ही सिग्नल कर चुकी थी, इशारा कर चुकी थी अपनी इस इच्छा का या विलिंगनेस का पिछले ही सितंबर में, आज से 6 महीना पहले। तो सेंटर ने पहले ही कहा था हम करेंगे, अब इन्होंने फॉर्मली इसको अनाउंस कर दिया। डिसीजन बनेगा सब्जेक्ट, इज बनेगी इसकी वर्ब। इट आया अगेन सेंटर के लिए और वो बनेगी इसकी हैड सिग्नल्ड। ये काम पास्ट के भी पास्ट में हो चुका है। सेंटर ने डिसीजन तो ले लिया, ये डिसीजन तो पास्ट में आ ही चुका है, आज से 2, 3, 5, 10 दिन पहले। और इस डिसीजन से पहले सेंटर ने सितंबर में बता भी दिया था कि हम ऐसा करना चाहते हैं। तो जो सितंबर में बताने का काम था वो हमारे पास्ट का भी पास्ट है, और जो पास्ट का पास्ट हो उसको पास्ट परफेक्ट में लिख दो, ठीक है। इसलिए हैड प्लस में V3 को लगाया गया। चलो इन्यूमरेशन देख लेना, किसी चीज़ को नंबर में बताना, आंकड़ों में तोलना। कास्ट वर्ड पे खास नज़र डालें। कास्ट का मतलब होता है जाति, लेकिन ये वर्ड CAST नाम के वर्ड से बिल्कुल अलग है। ये कास्ट का मतलब होता है किसी चीज़ को फेंकना। जैसे किसी पे जाला फेंका आपने, मछली पकड़ने के लिए जाली फेंकी, आपने जाली को कास्ट किया। आपने किसी पे जादू फेंका, जादू टोना किया, उसको भी कास्ट करना बोलते हैं, कास्ट अ मैजिक। तो ये कास्ट जो है फेंकने के लिए यूज होती है, जाले को, मैजिक को, जादू को, ये वर्ब है। और अगर ई लग जाए तो कास्ट का मतलब होता है आपकी जाति। दोनों अलग वर्ड्स हैं। कह रहा है जी ऑपोजिशन ब्लॉक हैड ड्रम्ड अप इट्स डिमांड अहेड ऑफ लोकसभा 2024 इलेक्शंस। ऑपोजिशन का जो ब्लॉक है, ब्लॉक का मतलब होता है गुट, ऑपोजिशन यानी विरोधी, है ना, प्रतिपक्ष। विरोधी ब्लॉक ने पहले से ही ड्रम अप कर दिया था। ड्रम अप करना यानी ढोल नगाड़े बजा करके किसी चीज़ की डिमांड करना। ड्रम क्या होता है? ढोल नगाड़ा। तो इन्होंने ढोल नगाड़े बजा करके पहले से ही डिमांड को बता दिया था। और कब बताया था? बिल्कुल पहले बताया था, अहेड ऑफ बताया था।
2024 के पिछले साल के लोकसभा इलेक्शन से। चलिए, ऑपोजिशन की वो है हेड ड्रम अप करना, वो ऑलरेडी देख चुके हैं। ऐसे ढोल बजाना, नगाड़े बजाना, किसी चीज़ की मांग करना। कह रहा है जी, कास्ट इज एट द हार्ट ऑफ इंडियाज पॉलिटिक्स। कास्ट जो है, जाति जो है, वो बिल्कुल हार्ट में है, दिल में है, बिल्कुल बसी हुई है अंदर भारत की पॉलिटिक्स के या राजनीति के। चलिए, कास्ट अगेन सब्जेक्ट है, सिंगुलर है, वर्ब है इसकी इज। एट द सेंटर ऑफ होना, एट द हार्ट ऑफ होना या एट द रूट ऑफ होना, किसी चीज़ के अंदर बसा हुआ होना। अगर कोई चीज़ आपके दिल में है, सेंटर में है, जड़ में है, तो मतलब अच्छे से अंदर घर की हुई है ना। तो ऐसे इस फ्रेज को याद रखें। एट की जगह इस पे ऑन का इस्तेमाल नहीं होगा, ध्यान रख लेना। एट द हार्ट ऑफ होता है, ऑन द हार्ट ऑफ, ऑन द सेंटर ऑफ नहीं होता। अब देखो, हार्ट मतलब होता है दिल, और दिल से बनने वाले, दिल से तो नहीं लेकिन अलग अलग बॉडी पार्ट से बनने वाली कुछ ईडियम्स हैं मेरे पास। मैं एक बार वीडियो को करता हूँ पॉज। 5 ईडियम बनी हुई है, किसी में पाँव आएगा, किसी में हड्डी आएगी, किसी में दिल आएगा, किसी में हाथ आएगा, किसी में दरवाजा या पैर आएगा। पांचों के मीनिंग देख लो, जिनको याद है डालना कमेंट्स में, याद करो एक बार सबको। टाइम देता हूं मैं, फिर बताता हूं आपको। चलो बता दूं अब। ये मैं आपसे पूछता इसलिए हूं, याद रहेगा वो आपको हमेशा। अगर आप कोल्ड फीट गेट कर रहे हैं तो इसका मतलब है आप डर गए हैं, सामने वाले ने आपको बड़ी भारी धमकी दी है, किसी चीज़ का खतरा आपके सर पे मंडरा रहा है और आपके हाथ पांव फूल रहे हैं। गेट कोल्ड फीट करना यानी डर के या घबरा के पीछे हट जाना। पांव ठंडे कब होते हैं आदमी के? जब डर जाता है वो। गेट कोल्ड फीट यानी डरा हुआ आदमी। चलिए, क्लोज टू द बोन। अगर कोई चीज़ क्लोज टू द बोन है ना, तो वो बिल्कुल सटीक और एक्यूरेट है, लेकिन वो किसी के पर्सनल मामले से जुड़ी हुई है, इसलिए उसको बुरी लग रही है, ऑफेंडिंग लग रही है। जैसे किसी को आपने कुछ ऐसा बता दिया जो उसको बुरा लग जाए लेकिन सच हो, तो आप उसकी बोन तक, हड्डी तक पहुंच गए हैं, मांस के अंदर यानी उसकी स्किन के अंदर। समझ पा रहे हो मैं क्या कहना चाह रहा हूं? उस आदमी को आपने इरिटेट कर दिया है ऐसा सच बता के कि उसकी हड्डी तक वो सच अब चुभने लगा है। क्लोज टू द बोन होना, बिल्कुल सटीक लेकिन किसी के पर्सनल मामला। चलिए, बाय हार्ट अगर कोई चीज़ याद करते हैं तो एकदम अच्छे से उसको आप समझ लेते हैं बाय हार्ट, एकदम ठीक है ना, मेमोरी के साथ। हैंड इन हैंड, और कभी कभी ऐसे चलती है हैंड इन ग्लव। हैंड इन हैंड मतलब हाथ में हाथ मिला के, और हैंड इन ग्लव का मतलब भी ये होता है हाथ में दस्ताने की तरह, ग्लव की तरह। जब दो लोग मिल करके काम करें, बिल्कुल हाथ में हाथ मिला के चले हैं, तो उसको बोलते हैं हैंड इन हैंड। लास्ट है फुट इन द डोर। देखिए, एक दरवाजा है जिसमें आपको अंदर जाना है, दरवाजा खोल के, लेकिन अंदर आपको कोई जाने नहीं दे रहा, तो आप क्या करेंगे? मान लो जाना ही है आपको, तो आप दरवाजा खुलवाएंगे सामने वाले से, और जब वो मना बोल देगा अंदर आने के लिए, तो आप क्या करते हैं? दरवाजे में पाँव फंसा लेते हैं, यार आने देना मुझे, प्लीज़ प्लीज़ प्लीज़। थोड़ा सा इमेजिन करो, वहाँ से इडियम दिमाग में बैठेगी। फुट इन द डोर करना यानी किसी बड़ी अपॉर्चुनिटी को पाने की कोशिश करना छोटे छोटे इनिशिएटिव्स के साथ। बड़ा कॉन्ट्रैक्ट आपको नहीं मिला 5,000 करोड़ का आपकी कंपनी को, लेकिन आपकी कंपनी ने 50 करोड़ का कुछ कॉन्ट्रैक्ट ले लिया ताकि, है ना, काम शुरू करें, सरकार से रिश्ता बनाएं, आगे बड़ा कॉन्ट्रैक्ट भी मिल जाएगा। तो आपने फुट इन द डोर किया है, बहुत बड़ी अपॉर्चुनिटी को पाने के लिए एक छोटा सा इनिशिएटिव उठाया है। चलिए, पांचों मैंने समझाने की कोशिश की आपको रिलेट करके, ऐसे ही अंग्रेजों ने बनाई थी जैसे आपने सीखी हैं अभी। जल्दी से बढ़ेंगे आगे, आ जाओ नेक्स्ट पैराग्राफ पे। चलिए, कह रहा है जी, एंड देर इज नो डाउट दैट इन्यूमरेटिंग कास्ट एज पार्ट ऑफ द सेंसस विल हेल्प विद एक्यूरेट इंफॉर्मेशन। कह रहा है एंड यानी और, इस चीज़ पे कोई डाउट नहीं है, कोई शक नहीं है कि इनमरेट करने का जो काम है, यानी गिनती करने का जो काम है, हिसाब लगाने का जो काम है, कास्ट को, जाति को, और कैसे एक पार्ट या हिस्से के तौर पे हमारी सेंसस के या जनगणना के, ये काम हमें मदद करेगा एक्यूरेट इंफॉर्मेशन के साथ, सही जो है सूचनाओं के साथ। अब कौन सी सूचनाएं हैं? पहली है साइज, दूसरी है लिटरेसी लेवल, और तीसरी है ऑक्यूपेशनल स्ट्रक्चर। हमें पहले पता लगेगा कि किस कास्ट का कितना साइज है भारत में, कितने लोग हैं उस कास्ट के। फिर हमें पता लगेगा जो हैं वो कितने पढ़े हुए हैं, और फिर पता लगेगा उनका ऑक्यूपेशनल स्ट्रक्चर क्या है। ऑक्यूपेशन होता है आपका रोजगार, काम धंधा। तो कौन सी कास्ट के लोग किस तरह के धंधे में इन्वॉल्व हैं, कोई जॉब करता है, छोटा काम करता है, बड़ा काम करता है। तो ये सब चीज़ें हमें एक्यूरेट इंफॉर्मेशन
कास्ट सेंसस से पता लगेगी। चलिए, क्लोज शुरू हुआ देर से, वर्ब को सब्जेक्ट से पहले रखा गया है, डाउट की वर्ब है इज। इन्यूमरेटिंग एक जीरंड है, वर्ब की आईएनजी फॉर्म है और इसकी वर्ब है विल हेल्प। इंफॉर्मेशन एक ऐसा नाउन है जिसका सिंगुलर और प्लूरल नहीं होता, ये अनकाउंटेबल नाउन है। अंग्रेजी में इंफॉर्मेशंस नाम का कोई नाउन नहीं है, इसके आगे एस लग नहीं सकता, और ना ही ये सिंगुलर नाउन बनता है। अंग्रेजी में एन इंफॉर्मेशन भी आप नहीं लिख सकते। ठीक है, इंफॉर्मेशन है बहुत सारे नाउन्स ऐसे आपको मैंने करवाए हुए हैं, आर्टिलरी, फर्नीचर, ब्रेड, पेपर, एडवाइस, है ना, ये सारे, लेजिस्लेशन। कह रहे जी इट विल इमीडिएटली बी विजिबल इफ कास्ट इज डिनाइड बेसिक फैसिलिटीज एंड इंफ्रा। कह रहे ये चीज जो है ना बहुत फटाफट विजिबल होगी, बहुत फटाफट हमें दिखाई पड़ेगी। विजिबल होना, दिख जाना। क्या या अगर एक कास्ट जो है उसको डिनाई किया गया है या मना किया गया है बेसिक फैसिलिटीज और इंफ्रास्ट्रक्चर। कह रहा है जी बट व्हाट विल बी डन विद ऑल दैट नॉलेज। कह रहा है लेकिन सवाल ये है व्हाट विल बी डन, क्या किया जाएगा, व्हाट विल बी डन क्या किया जाएगा, और किसके साथ, इस पूरी नॉलेज के साथ, इस पूरी इंफॉर्मेशन के साथ। व्हाट की वर्ब है विल बी डन। कह रहा है जी बीजेपी अलाय नीतीश कुमार्स सर्वे ऑफ कास्ट इन बिहार वेयर इलेक्शंस विल बी हेल्ड later this year was released in October 2023। कह रहा है जी जो बीजेपी के दोस्त हैं, अलाय हैं, और कौन है, नीतीश कुमार। उनका जो सर्वे था कास्ट की जो लेकर के उन्होंने छोटी सी जनगणना करवाई थी खाली बिहार में, और ये वही बिहार है जहां वेयर इलेक्शंस को होल्ड किया जाएगा, ऑर्गेनाइज किया जाएगा या करवाया जाएगा पैसिव वॉइस में इसी साल के अंत में। कह रहा है ये जो इनका सर्वे था ना, इसको रिलीज किया गया था अक्टूबर 2023 में, आज से 2 साल पहले। ठीक है, नीतीश कुमार सर्वे बनेगा सब्जेक्ट, वॉज रिलीज बन जाएगी इसकी वर्ब, पैसिव वॉइस में सर्वे को रिलीज किया गया था। बी फैमिली की वर्ब प्लस में वर्ब की थर्ड फॉर्म यानी पैसिव। इलेक्शंस की वर्ब है विल बी हैड। कह रहा है इट फाउंड 63% ऑफ स्टेट्स 13 करोड़ पॉपुलेशन बिलोंग टू द कास्ट listed under extremely backward classes EBC and OBC categories। कह रहा है जी इस सर्वे ने ये पाया, अब इट किसके लिए आया है, ना तो बिहार के लिए आया है, ना नीतीश कुमार के लिए आया है, ना बीजेपी के लिए आया है, इट आया है इस सर्वे के लिए। सर्वे ने ये पाया या फाउंड किया कि 63% जो थी स्टेट की 13 करोड़ की पॉपुलेशन का, 13 करोड़ का 65% निकाल लो, 63% है ना, लगभग 8 करोड़, वो बिलोंग करता था या जुड़ा हुआ था ऐसी जातियों से जो लिस्टेड हैं या तो ईबीसी में, एक्सट्रीमली बैकवर्ड क्लासेस में, या फिर ओबीसी कैटेगरीज में। चलिए इट की वर्ब है फाउंड, इट आया सर्वे के लिए अगेन। 13 करोड़ पॉपुलेशन की वर्ब है बिलोंग्ड। 63% ऑफ 30 करोड़ है ना पॉपुलेशन बिलोंग्ड। बिलोंग टू होना, किसी चीज से जुड़ा हुआ होना। सब कुछ समझ में आ रहा है, फिर से रिपीट करने की जरूरत लग नहीं रही मुझे। बढ़ जाते हैं नेक्स्ट पैराग्राफ पे। चलो रीडिंग दो, मीनिंग निकालो, फिर बढ़ते हैं आगे। आज छोटा ही आर्टिकल है। कह रहे जी क्वेश्चन इज हाउ हैज नीतीश कुमार्स गवर्नमेंट यूज्ड इट सर्वे फॉर टारगेटेड इंटरवेंशन इन द 2 years सिंस रिलीज ऑफ द डेटा। सवाल यह है, क्वेश्चन इज हाउ यानी कैसे कर चुकी है नीतीश कुमार की गवर्नमेंट इस्तेमाल। सवाल पूछा गया यहाँ पे, लास्ट में क्वेश्चन मार्क लगा हुआ है, हेल्पिंग वर्ब को सब्जेक्ट यानी गवर्नमेंट से पहले रखा हुआ है। सवाल ये है कि कैसे नीतीश कुमार की गवर्नमेंट कर चुकी है इस्तेमाल, हैज़ यूज्ड इस सर्वे को, और किस लिए, टारगेट करके इंटरवेंशन करने में, निशाना लगा करके दखल अंदाजी करने में 2 सालों के अंदर, और वो 2 साल जब से रिलीज हुआ था ये डेटा। टारगेटेड इंटरवेंशन ये होता है सरकार को पता लग जाए इस जिले में या इस कास्ट में कुछ लोग जो हैं बहुत पिछड़े हुए हैं, तो वहीं उस कास्ट के लिए कोई स्कीम बना दे, उस जिले के लिए कुछ खास सब्सिडी निकाल दे, है ना, तो इसको बोलते हैं टारगेटेड इंटरवेंशन। तो सवाल यही है कि नीतीश कुमार ने इस डेटा से किसका भला किया। चलिए गवर्नमेंट सब्जेक्ट है, वर्ब है इसकी हैज़ यूज्ड, अगेन क्वेश्चन मार्क लगा हुआ है, इंट्रोगेटिव सेंटेंस है, और इंट्रोगेटिव सेंटेंस के अंदर आपको हेल्पिंग वर्ब को सब्जेक्ट से पहले रखना होता है। सब्जेक्ट गवर्नमेंट है, हेल्पिंग वर्ब है हैज। कह रहा जी फर्दर
कास्ट साइजेज विज ऑल्सो रिमेन अ हॉट पोटैटो। कह रहा है इससे आगे अगर देखा जाए जो कास्ट के साइज हैं, किस जाति के कितने लोग हैं, ये बात भी हमेशा बनी रहेगी एक हॉट पोटैटो। क्या होता है हॉट पोटैटो? याद करने की जरूरत नहीं है, बस समोसा ले लेना गरम गरम किसी हलवाई से, कढ़ाई से निकला हुआ, और सीधे खा जाना उसको बिना ठंडा किए। तो वो हॉट पोटैटो कैसा होगा? आपको ना खाते बनेगा ना उगलते बनेगा, मुंह में चिपक जाएगा और दर्द करेगा। तो हर एक ऐसी चीज़ या सिचुएशन जिससे कुछ समझ ना आए क्या किया जाए, है ना, सेंसस भी करवा ली लेकिन साइज जो है किसी कास्ट का वो समझ नहीं आ रहा, उसका बताया जाए या ना बताया जाए पब्लिक को, तो ये मामला ऐसी तरह के सिचुएशन कहलाती है अंग्रेजी में हॉट पोटैटो। इसको अगर आप आसान भाषा में समझें तो डिलेमा या धर्म संकट भी बोल सकते हैं। तो कह रहे जी कास्ट का साइज जो है भारत में हमेशा एक धर्म संकट बना रहता है। कैसे? कह रहा है इट इज़ व्हाट कर्नाटका सीएम सिद्धारमैया इज ग्रैपलिंग विद। कह रहा है ये वही है जिससे कर्नाटका के सीएम सिद्धारमैया साहब जो हैं ग्रैपल विद कर रहे हैं या निपट रहे हैं, सामना कर रहे हैं। इस समस्या से सिद्धारमैया भी जूझ रहे हैं। कैसे जूझ रहे हैं भाई? कह रहा है जी पॉलिटिकल एक्यूजिशंस फ्रॉम बोथ कांग्रेस एंड बीजेपी दैट द डेटा इज इनएक्यूरेट। सियासी या पॉलिटिकल आरोप लग रहे हैं, इन पे ब्लेम लग रहे हैं दोनों से ही, बीजेपी और कांग्रेस से, और वो ये कि डेटा जो इनका निकला है वो इनएक्यूरेट है, यानी कि गलत है। होता ये है कि कास्ट की बहुत पॉलिटिक्स होती है। आप हर स्टेट में देखो किसी ना किसी कास्ट का दूसरी कास्ट से झगड़ा होगा। अगर सेंसस में ये पता लग जाए कि फलां कास्ट जो है वो दूसरी कास्ट से कम है नंबर्स में, तो इससे क्या होता है, ये वाली कास्ट कुछ एक्स्ट्रा बेनिफिट मांगेगी और ये वाली कास्ट बोलेगी कि ये हमसे कम नहीं है, हमसे ज़्यादा है, डेटा गलत है आपका। मतलब हर कास्ट अपने आप को कम दिखाना चाहती है दूसरी कास्ट से कि हमें ज़्यादा बेनिफिट मिले। तो ये झगड़े के चक्कर में पॉलिटिकल पार्टियां हॉट पोटैटो बना लेती हैं कास्ट का सेंसस करवा के। चलिए, सिद्धारमैया की वर्ब इज ग्रैपलिंग विद, ग्रैपल विद करना, निपटना किसी चीज़ से, इसको पुट अप विद करना भी बोलते हैं। खास ध्यान रखना है इस फ्रेजल वर्ब का, इसमें पुट के साथ में अप लगा होता है। वैसे ही कोप विद करना भी बोलते हैं, कोप विद में बीच में अप नहीं लगा होता। तो लोग क्या बोलते हैं, कोप अप विद कर रहा हूं मैं। कोप अप विद नाम का कोई फ्रेज अंग्रेजी में है ही नहीं, ठीक है। कोप विद होता है, अप का इस्तेमाल ना करें यहां। कह रहे जी कास्ट न्यूमरेशन इज ऑफ लिटिल यूज इफ द आउटकम इज लिमिटेड टू पावर पॉलिटिक्स। कह रहे जाति की गणना करना ये ना के बराबर यूज की चीज है या इसका कोई इस्तेमाल नहीं है अगर इसका आउटकम ये निकले या वो आउटकम लिमिटेड हो, सीमित हो, पाबंद हो पावर पॉलिटिक्स तक या पॉलिटिक्स में पावर के गेम तक। अगर पॉलिटिक्स ही करवानी है तो कास्ट सेंसस करवाने का कोई अर्थ नहीं है। इन्यूमरेशन की वर्ब है इज, लिटिल यूज मतलब ना के बराबर इस्तेमाल। लिटिल जब अ या द के बिना आ जाए तो इसका मतलब होता है क्लोज टू जीरो। आउटकम का मतलब है नतीजा, वर्ब है इसकी इज। लिमिटेड एक एडजेक्टिव है, इसका मतलब होता है सीमित, है ना, सीमित। करेक्ट ट्रूथ इज गवर्नमेंट्स हैव लिमिटेड कैपेसिटी टू होलसेल इंप्रूव सोशो इकोनॉमिक इनइक्वालिटीज। कह रहा है सच आपको ये बताएं, सच ये है कि सरकारों के पास भी होती है, गवर्नमेंट्स हैव बहुत ही सीमित सी कैपेसिटी या क्षमताएं कि वो होलसेल इंप्रूव कर सकें। होलसेल क्या होता है, बड़े स्केल पे। रिटेल में क्या होता है, छोटा छोटा काम होता है, होलसेल बड़ा होता है। तो वो खुदरा जो है बड़े जो स्केल पे होलसेल लेवल पे इंप्रूव कर सके सामाजिक और आर्थिक असमानताओं को या इनइक्वालिटीज को। सरकार के पास कोई जादू की छड़ी नहीं है, झाड़ू नहीं है जिससे वो रातों रात जो है सारी इकोनॉमिक इनइक्वालिटीज को साफ कर सकेगी। होलसेल इंप्रूव नहीं कर सकती। चलिए आ जाओ नेक्स्ट पैराग्राफ पे। कह रहे जी कास्ट नंबर्स आर मोस्ट लाइकली टू स्पर एजिटेशंस फॉर मोर कोटास इन द नेम ऑफ अफर्मेटिव एक्शन। कह रहे जो कास्ट के आंकड़े हैं वो सबसे ज़्यादा लाइकली हैं या संभावित हैं कि वो स्पर करेंगे, भड़काएंगे एजिटेशंस को, प्रदर्शनों को, विरोध प्रदर्शन को। और किस काम के लिए, और ज़्यादा कोटा के लिए, और किस नाम पे, इस नाम पे या इन द नेम ऑफ, इस नाम पे या इन द नेम ऑफ जो है अफर्मेटिव एक्शन का। अफर्मेटिव एक्शन मैंने आपको कई बार बताया है, रिजर्वेशन का ही दूसरा नाम है। हमारे देश में आरक्षण बोल देते हैं, रिजर्वेशन बोल देते हैं, अंग्रेज लोग इसको अफर्मेटिव एक्शन बोल देते हैं। तो कह रहा है जी कास्ट के नंबर जो है ना सबसे ज़्यादा संभावित होते हैं कि वो एजिटेशन को खड़ा कर देंगे कि हमें और कोटा दे दो,
हम तो बहुत कम हैं और हमारे पास कम पैसा है, इस नाम पे हमें रिजर्वेशन मिले। डैश लगा के बता रहा है ऑल दैट गवर्नमेंट्स कैन सीमिंगली डू, और कह रहा है ये वही चीज है ऑल दैट, ये वही सब कुछ है ऑल दैट जो गवर्नमेंट्स दिखाई देने वाले तौर पे कर सकती हैं। और सरकार के हाथ में क्या है, कोटा और बढ़ा दो, है ना, 50 का 70 कर दो, 70 का 85 कर दो। कह रहा है जी कास्ट नंबर सब्जेक्ट है, आर इसकी वर्ब है, स्पर करना यानी भड़काना, एजिटेशन आप समझते हैं विरोध प्रदर्शन, गवर्नमेंट्स की वर्ब है कैन डू, सीमिंगली यानी दिखाई देने वाले तौर पे। कह रहा है टू पुल पीपल आउट ऑफ इकोनॉमिक बैकवर्डनेस डिमांड्स इन्वेस्टमेंट, मीनिंगफुल एंड रेलिवेंट एजुकेशन एंड ट्रेनिंग एंड गुड जॉब्स फॉर यूथ। कह रहा है जो असली काम है ना, ये करना, पुल करना यानी खींचना लोगों को, और किससे बाहर खींचना, आर्थिक पिछड़ेपन से, इकोनॉमिक बैकवर्डनेस से, बैकवर्डनेस यानी पिछड़ापन, इकोनॉमिक यानी आर्थिक। कह रहा है ये जो बहादुरी भरा काम है अगर करना हो तो ये डिमांड करता है इस चीज़ की कि आप ये तीनों काम करें। पहले तो आप इन्वेस्टमेंट करें देश में लोगों पे, फिर ऐसी एजुकेशन दें जो मीनिंगफुल हो, सार्थक हो और जो बाजार के हिसाब से रेलेवेंट हो, और फिर ट्रेनिंग दें और अच्छी जॉब्स दें उस कास्ट के यूथ को या युवाओं को। लॉन्ग टर्म वाला काम है, 20 साल लगते हैं अगर ये आपको वास्तव में करना हो तो, फटाफट करना हो तो कोटा दे दो, है ना। चलिए टू पुल, यहाँ पे इन्फिनेटिव सब्जेक्ट बनेगा, जीरेंड और इन्फिनेटिव। जीरेंड क्या होती है, वर्ब के आईएनजी फॉर्म सब्जेक्ट ऑब्जेक्ट के रोल में। जीरेंड और इन्फिनेटिव हमेशा अपनी वर्ब को सिंगुलर रखते हैं। यहाँ डिमांड्स लिखा हुआ है, डिमांड नहीं लिखा हुआ, पीछे एस लगाया हुआ है। कह रहा है विदाउट दीज पिलर्स फॉर विच गवर्नमेंट्स एक्ट एज इनेबलर्स नो मैटर हाउ मच द डेटा कलेक्टेड और कोलेटेड। कह रहा है जी बिना इन पिलर्स के, बिना इन खंभों के, कह रहा है जिसके लिए सरकार एक्ट करती है या काम करती है इनेबलर्स का, ये सारे काम जो है स्तंभ हैं, खंबे हैं, और सरकार इनको इनेबल करती है, सक्षम बनाती है। कह रहा है इनके बिना ना कोई मतलब नहीं है, नो मैटर कितना भी डेटा आपके पास कलेक्टेड हो या आपने कोलेट या कंपाइल किया हो। कह रहा है जी हुआ कैसे, हुआ ऐसे, इट्स स्टेटस को फॉर दोज डिस्क्रिमिनेटेड अगेंस्ट एंड फोर्स टू रिमेन सोशली बैकवर्ड। कह रहा है जी इसके बिना ये स्टेटस को ही बना रहता है। स्टेटस को का मतलब होता है वैसा का वैसा, यथास्थिति, समझ पा रहे हो। कह रहा है जी कितना भी कर लो आप, डेटा वट्टा इकट्ठा कर लो, उस पर फिल्टर लगा लो, बता दो इस कास्ट में इतने लोग, इतने पिछड़े, इतने अगड़े। कह रहा है जी इसके बिना अगर ये स्तंभ आपने खड़े नहीं किए, ऊपर जो बताए थे 3-4, स्टेटस को जो है वो बना रहता है। इट इज स्टेटस को, यथास्थिति वैसी की वैसी रहती है उन लोगों के लिए, दोस्त के लिए जो डिस्क्रिमिनेटेड अगेंस्ट हैं, जिनके खिलाफ भेदभाव हो रहा है, और या फिर जो फोर्स्ड हैं, मजबूर किए गए हैं कि वो सोशली बैकवर्ड रहें, सामाजिक तौर पे पिछड़े रहें। चलिए गवर्नमेंट्स की वर्ब है एक्ट, इनेबलर यानी सक्षम बनाने वाला, इट की वर्ब है इज, स्टेटस को यानी जैसा का तैसा, यथास्थिति। कह रहा है जी फंडामेंटल टू प्रोग्रेस इज अवेलेबिलिटी एंड एक्सेस टू जस्टिस, लॉ एंड ऑर्डर, एजुकेशन, हेल्थ एंड मोबिलिटी। कह रहा है जी फंडामेंटल या सबसे इंपॉर्टेंट, बुनियादी प्रोग्रेस के लिए है, वो क्या है, वो है ये सारी चीज़ें। पहली चीज़ है अवेलेबिलिटी हो और एक्सेस हो जस्टिस का, जस्टिस आपको उपलब्ध हो और आप उस तक पहुंच पाएँ। फिर लॉ एंड ऑर्डर हो, कानून व्यवस्था हो, अच्छी शिक्षा मिलती हो, अच्छी हेल्थ मिलती हो, और मोबिलिटी भी आपको मिल रही हो। मोबिलिटी का मतलब होता है जहाँ जाना चाहो, जहाँ बसना चाहो, है ना, जैसे करना चाहो, निचली क्लास से ऊपर वाली क्लास में आना चाहो, तो ये सोशल मोबिलिटी होती है, ये भी बहुत ज़रूरी है। सबको सब हर तरह के मौके मिलने चाहिए। कह रहा जी प्रोग्रेस में ये सारी चीज़ें फंडामेंटल हैं। फंडामेंटल एडजेक्टिव है, एडजेक्टिव से सेंटेंस शुरू हुआ है, सब्जेक्ट जो है वो बनेगा अवेलेबिलिटी एंड एक्सेस, वो बनेगी इसकी इज। ठीक है, अवेलेबिलिटी एंड एक्सेस देखने में लग रहा है प्लूरल सब्जेक्ट है, लेकिन ये सिंगुलर आइडिया को रिप्रेजेंट करते हैं। जैसे मैंने आपको करवाया ना, डेथ एंड टाइड एंड टाइम, ब्रेड एंड बटर, कार्ट एंड कैरेज। चलो बेसिक्स में करवाया हुआ, बहुत बच्चों को शायद नहीं पता होगा, फिर करवा देंगे कभी किसी दिन। कभी कभी दो नाउन्स एक साथ मिल जाते हैं और बीच में एंड लगा होता है, लेकिन वो सिंगुलर आइडिया को रिप्रेजेंट करते हैं, इसलिए वर्ब उनकी सिंगुलर ही दी जाती है। बढ़े नेक्स्ट पे, चलो लास्ट पैराग्राफ है, एक ग्रामर कॉन्सेप्ट करवाएंगे आपको, फटाफट इसकी रीडिंग दे लो एक बार। कह रहा जी अ कास्ट सेंसस इज नॉट इसेंशियल टू एंश्योर
दिस। कह रहा है एक जाति की जनगणना जो है ना वो जरूरी बिल्कुल नहीं है इस चीज़ को इंश्योर करने के लिए या सुनिश्चित या पक्का करने के लिए। कह रहा है जी फर्दर फियर्स दैट ए कास्ट सेंसस कैन बी एन आइडेंटिटी ट्रैप मस्ट बी डेल्ट विद। कह रहा है इससे भी आगे फर्दर ये जो सारे फियर्स हैं, डर है, भय है कि जाति की जनगणना जो है वो एक आइडेंटिटी ट्रैप हो सकती है आपके लिए। कह रहे ये फियर से भी डील विद किया जाना चाहिए, पैसिव वॉइस लगा करके इनसे भी निपटा जाना चाहिए। फियर्स मस्ट बी डेल्ट विद, डील विद की थर्ड फॉर्म लगी हुई है, डेल्ट विद मस्ट प्लस में बी प्लस में V3 लगी हुई है पैसिव वॉइस में। और कैसे और क्यों? परहैप्स द इनम्बरेशन शुड इंक्लूड अ कॉलम नो कास्ट। शायद जो पूरी जनगणना है वो इंक्लूड करना चाहिए उसको, इनम्बरेशन को, एक ये वाला कॉलम भी जिसमें आप कह सकें कि आपकी कोई जाति नहीं है, नो कास्ट है। ठीक है, फियर्स की वर्ब बता दी आपको, मस्ट बी डेल्ट विद। कास्ट सेंसस की वर्ब है कैन बी। डील विद करना, निपटना, कंटेंट विद करना, पुटअप विद करना, फेस करना, है ना, कोप विद करना, जो आया था पीछे वही फ्रेज उसका सिनोनिम है डील विद। ठीक है, ग्रैपल विद का डील विद। कह रहा है जी एंड नाउ द बिग क्वेश्चन व्हेन विल द सेंसस बी हेल्ड। कह रहा है और अब है एक बड़ा सवाल, बिग क्वेश्चन, सेंसस कब करवाई जाएगी? व्हेन विल द सेंसस बी हेल्ड। सवाल पूछा हुआ है, क्वेश्चन मार्क है, हेल्पिंग वर्ब सब्जेक्ट से पहले आ रही है, फिर दूसरी हेल्पिंग वर्ब और फिर मेन वर्ब को यूज किया गया। इस पे ग्रामर कॉन्सेप्ट है, अभी करवाता हूँ आपको, पूरा कर लो पहले, कर ले पूरा। कह रहा है द कैबिनेट ब्रीफिंग डिड नॉट इंडिकेट अ टाइम। जो कैबिनेट ने ब्रीफिंग की या स्टेटमेंट दी, ब्रीफिंग का होता है मतलब सारी मीडिया वालों को बुला करके बताना कि हम ये करने वाले हैं। तो जो हमारे मंत्रिमंडल थे पार्लियामेंट में, उन्होंने जो ब्रीफिंग दी, उन्होंने कोई टाइम नहीं बताया करवाएंगे कब करवाएंगे, लेकिन कब करवाएंगे इंडिकेट नहीं किया वक्त को। कह रहे हैं नंबर्स फार मोर वाइटल टू पॉलिसी मेकिंग देन कास्ट काउंट नीड सीरियस अपडेटिंग। कह रहे हैं बहुत सारे नंबर्स और भी हैं, आंकड़े और भी हैं जो फार मोर वाइटल हैं, और भी ज़्यादा जरूरी हैं। वाइटल यानी जरूरी, मोर मतलब ज़्यादा, फार मतलब और भी। और किसके लिए? कानून निर्माण के लिए, पॉलिसी मेकिंग के लिए। और बजाय किसके? जाति के या कास्ट के, कास्ट की काउंट के। कह रहे हैं ऐसे बहुत सारे नंबर हैं, उनको भी ज़रूरत है सीरियस तौर पे अपडेट किए जाने की, वहाँ भी अपडेशन की हमें ज़रूरत है। ठीक है, नंबर्स की वर्ब है नीड। फार मोर ये कॉन्सेप्ट भी देख लेना। देखिए वाइटल है एडजेक्टिव, पॉजिटिव डिग्री। मोर वाइटल का मतलब होता है कंपैरेटिव डिग्री, ज़्यादा वाइटल। और मोर वाइटल जो कंपैरेटिव डिग्री है उसके साथ में अगर आपको कोई एडवर्ब लगानी हो, भाई एक तो होता है मोर वाइटल, ज़्यादा वाइटल, मैं कह रहा हूँ और भी ज़्यादा वाइटल, और भी ज़्यादा। तो जब और भी वाला मीनिंग चाहिए हो किसी कंपैरेटिव डिग्री को एडजेक्टिव की, तो या तो फार का इस्तेमाल करें या मच का इस्तेमाल करें। वेरी का, अलॉट का, मोर का, इन सब का इस्तेमाल अंग्रेजी में नहीं होता। जैसे सेंटेंस है कॉफ़ी इज़ वेरी मोर हेल्दियर देन टी। कॉफ़ी जो है टी के मुकाबले बहुत ज़्यादा हेल्दी है। हेल्दी से बनाया हेल्दियर, कंपैरेटिव डिग्री, और आगे लगा दिया वेरी मोर हेल्दियर, और बजाय किसके? टी के। क्या करूँ सेंटेंस में? देखो जी, हेल्दियर अगर लगाया है, कंपैरेटिव डिग्री का इस्तेमाल किया है, तो इसके पहले और भी ज़्यादा के लिए फार या मच लगाओ। तो वेरी और मोर दोनों लगा दिया आपने, दोनों गलत हैं, नहीं लगाने, निकालो इन दोनों को और यहाँ लिख दो फार हेल्दियर या मच हेल्दियर। यूएस इकोनॉमी इज मोर रिचर देन इंडियाज। यूएस की इकोनॉमी ज़्यादा रिच है, ज़्यादा अमीर है भारत की इकोनॉमी से। चलो जी, अब मेरा मुंह देखने की बजाय इस सेंटेंस को कमेंट्स में डालना है। खुद से ट्राई जब तक नहीं दोगे नहीं सीखोगे। कोई टीचर मास्टर कितना भी पढ़ा ले आपको, कॉन्सेप्ट सीखो और हाथों हाथ उसको एक ट्राई दो। अमेरिका की इकोनॉमी ज़्यादा रिच है भारत की इकोनॉमी से। सही करो, कमेंट्स में डालो, आपको वहाँ फीडबैक जरूर देंगे इस सेंटेंस का। चलो एक लास्ट ग्रामर कॉन्सेप्ट है, फटाफट देख लो। देखिए सेंटेंस है द बैटल हैज़ बिन वन। पैसिव वॉइस लगा हुआ है और अफर्मेटिव सेंटेंस है, जंग को जीता जा चुका है, बैटल हैज़ बिन वन। दिक्कत क्या है इसमें? अगर इस सेंटेंस का मुझे इंट्रोगेटिव बनाना हो तो मुझे हेल्पिंग वर्ब को सब्जेक्ट से पहले लाना है और लास्ट में लगा देना है क्वेश्चन मार्क। तो सेंटेंस ऐसे बन सकता है हैज़ द बैटल बिन वन। और एक तरीका और है बनाने का, मैं हैज़ और बिन दोनों को ले लूँ। देखो ये भी हेल्पिंग वर्ब, ये भी हेल्पिंग वर्ब, ये मेन वर्ब है,
तो हेल्पिंग वर्ब आगे आएगी तो एक आएगी या दो आएगी, दोनों भी तो ले सकता हूं। हैज बिन द बैटल वॉन, तो फर्स्ट कॉन्सेप्ट ये निकला जी, हमेशा इंट्रोगेटिव बनाते हुए पहली वाली हेल्पिंग वर्ब को ही आगे लाना है, दूसरी वाली नहीं ला सकते आप। दो दो हेल्पिंग वर्ब, तीन तीन हेल्पिंग वर्ब आगे नहीं आएंगी। ठीक है, तो हैज द बैटल विन वन, बैटल बिन वन ये सही सेंटेंस है, हैज बिन द बैटल वन ये गलत सेंटेंस है। चलो, द बैटल हैज नॉट बिन वन, बैटल को नहीं जीता गया है, इसको पैसिव बनाना है, इसको अपने को इंट्रोगेटिव बनाना है। तो तरीका क्या है, आप हेल्पिंग वर्ब को आगे ले आओगे, हैज द बैटल नॉट बिन वन। सेंटेंस बिल्कुल सही है, लेकिन डाउट दिमाग में ये आता है, सर नोट का क्या करें, नोट को वहीं छोड़ दें क्या, या हैज के बाजू में ले आए। देखो, नोट को आपको वहीं छोड़ देना है जहां पे रखा हुआ था, हैज के साथ में उसके बाजू में नहीं लिखना। और अगर लिखना हो तो उसका एक तरीका है अंग्रेजी में, आप हैज नॉट ना लिखें, आप लिखें हैजंट, इजंट, वॉजंट। समझ गए ना, ये नॉट जो है ना, ये सब्जेक्ट को क्रॉस नहीं कर सकता सिवा इस कंडीशन के कि हेल्पिंग वर्ब में मिला हो। अगर ये हेल्पिंग वर्ब में मिल के आ जाए तो बैटल नाम के सब्जेक्ट को क्रॉस करके यहां लिखा जाएगा, अकेला ये सब्जेक्ट के पहले नहीं आ सकता। तो सेकंड थर्ड सेंटेंस भी सही है और फिफ्थ सेंटेंस भी सही है, दोनों ही तरीके में आप लिख पाएंगे। फर्स्ट सेंटेंस भी सही है, सेकंड गलत है, इसमें दो दो हेल्पिंग वर्ब आगे लेकर के आए, और फोर्थ भी गलत है, फोर्थ भी गलत है क्योंकि इसमें नॉट को आपने हेल्पिंग वर्ब से मैच नहीं करवाया और आगे भी लाए। चलिए रैप अप करते हैं क्लास को। क्लास अच्छी लगी होगी ऑफ कोर्स, आज की छोटी सी क्लास है, आधे घंटे में खत्म कर देंगे इसको होपफुली, आधा तो नहीं 35 हो जाएंगे। फर्स्ट क्वेश्चन है आपका, प्राइमरी आर्गुमेंट क्या है इस आर्टिकल का, मेन जो इसमें कहा गया समझाया गया स्टेटमेंट क्या दी गई है। मेन स्टेटमेंट यही है जी, कास्ट का डेटा कितना भी ले आओ, अगर बुनियादी या स्ट्रक्चरल सुधार नहीं कर पाते तो ये सोल्व नहीं कर पाएगा इनइक्वालिटी को, असमानता इससे दूर नहीं होगी। फर्स्ट में आंसर बनेगा बी। कह रहा है जी, ऑथर के आर्गुमेंट जो दी गई है उसका एक लॉजिकल इंप्लीकेशन क्या है, जो बात ऑथर ने इसमें जोड़ देके बताई आर्टिकल में, उससे क्या एक कौन सा लॉजिक आप डिराइव कर सकते हो, इनमें से कौन सी बात लॉजिकली फिट बैठती है उसके साथ। कास्ट इन्यूमरेशन को अवॉइड ही कर दें पूरे तरीके से, इकोनॉमिक सर्वे होने चाहिए हमारी सेंसस के पार्ट के तौर पे, पॉलिसी रिफॉर्म ज़्यादा ज़रूरी है बजाय कास्ट के डेटा कलेक्शन के, या फिर सेंटर की हरकत रिजॉल्व कर देगी पिछड़ेपन को नॉर्थ ईस्ट में। तो भैया देखते ही पता लग गया होगा, सी आंसर है, पॉलिसी का रिफॉर्म करना है, गिनने गिनाने से ज़्यादा कुछ असर जाति और बैकवर्डनेस पे, पिछड़ेपन पे नहीं होता। चलो 3-4 क्वेश्चंस दे रहा हूँ आपको एज होमवर्क। फुट इन द फ्लोर क्या होता है, इन द नेम ऑफ क्या होता है, हॉट पोटैटो क्या है। 3 एरर्स मिलेंगी आपको। पहली एरर आपको मिलेगी इस एरिया में, यहाँ पे नॉट अलग लिखा हुआ है, आंखें बंद करो एक बार, सेंटेंस आपका ऐसे लिखा हुआ है, ठीक है, अब आराम से देख लेना। पहली एरर और दूसरी एरर मिलेगी इसी एरिया के आसपास, तीसरी एरर आपको मिल सकती है इस एरिया में। चलो फर्स्ट कमेंट में आंसर डाल दिए, वीडियो को नीचे जाके चेक करें, आउट ऑफ 8 कितने मार्क्स मिले कमेंट्स में डालना। क्लास कैसी लगी आज की, पूरी देखी तो पीडी लिख देना, इंटरेस्टिंग लगी हो तो पीडीआई लिख देना, सर पूरा देखा इंटरेस्टिंग लगा, पीडी पीडीआई। चलिए अंटिल देन कल आपसे मुलाकात होगी, साइनिंग आउट। और हाँ, ऐप को जरूर डाउनलोड कर लें, कमेंट सेक्शन में ऐप का लिंक दिया गया है, जो भी कोर्स आपकी नीड है अफोर्डेबल प्राइस में आप अपने एग्जाम को प्रिपेयर कर सकते हैं, एसएससी, बैंकिंग, यूपीएससी या स्टेट पीएससी एग्जाम को। ये टीम का नंबर है, इस पर व्हाट्सएप करके आप टीम से बात भी कर सकते हैं अगर आपकी कुछ क्वेरीज हो।